आइए सबसे पहले हम सेल और बैटरी के बारे में जानते हैं। आपका टॉपिक सेल एंड बैटरी है। तो पहले देखते हैं ये सेल एंड बैटरी। सबसे पहले तो इस बारे सेल के बारे में हम जान लेते हैं। सेल है क्या? सेल कहते हैं किसको है? सेल ये चीज़ है कि जो EMF को उत्पन्न करता है, मतलब EMF को पैदा करता है। EMF को किसी पैदा युक्ति वाली रासायनिक क्रिया में पैदा करता है, उसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल कहते हैं। रही बात सेल की, लेकिन सेल किस क्रिया में काम करता है? यह रासायनिक क्रिया को विद्युत क्रिया में चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, ये किसका करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को वो करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ये सेल का काम है। सेल का संकेत क्या है? सेल का सिंबल क्या है? तो सेल का संकेत है, इसका संकेत प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। ये सेल का एक प्रक्रिया है, जो सेल का ये संकेत है। अब आगे देखते हैं बैटरी का। तो बैटरी क्या है? अब बैटरी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि बैटरी होता क्या है, बैटरी किस तरह की है। जिसे हम लोग बैटरी को चार्ज भी करते हैं, देखते भी है, उसे फिर डिस्चार्ज भी कर देते हैं। तो बैटरी क्या है कि बैटरी कहते किसको है? अगर आपसे कोई इसका परिभाषा पूछ ले कि बैटरी का परिभाषा होता क्या है, इसे कहते किसको है, तो बैटरी का समूह ये होता है कि बैटरी का संकेत क्या है। तो बैटरी का सबसे पहले संकेत देख लेते हैं। तो बैटरी का संकेत ये होता है, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ये इसमें पता चल रहा है कि एक तो सेल हुआ, फिर दो सेल, मतलब बैटरी का ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक सेल को जुड़ने से उसे बैटरी कहते हैं। सेल या सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, या ग्रुप ऑफ सेल भी कहा जाता है। सेल के बैटरी को भी सेल कहा जा सकता है, इसे बैटरी कहा जाता है। जब सेलों के समूह को बैटरी कहा जा रहा है, दो या दो से अधिक सेलों का समूह को भी बैटरी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? कार्य कैसे करता है? बैटरी क्या कार्य करती है, किस तरह से कार्य करता है, कहाँ से कहाँ तक जाती है ये? तो ये काम करता है रासायनिक क्रिया को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा वाली बात है। जैसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फिर ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फिर से वही क्रिया करते हुए फिर वापस आ जाता है। फिर ये सेल एंड बैटरी कौन से प्रभाव पे काम करते हैं? तो सेल एंड बैटरी कौन से प्रभाव पे काम करते हैं? तो सेल एंड बैटरी ये जो है ये आपका केमिकल इफेक्ट पे काम करता है, रासायनिक प्रभाव पे ये कार्य करता है। आपका सेल और बैटरी जो है वो आपका रासायनिक प्रभाव पे काम करता है। इसके आवश्यक तत्व क्या है जो सेल का बनता है? वो आवश्यक तत्व क्या है? वो आवश्यक तत्व है, पहले मैं उससे पहले एक जार बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से सेल एक बनता है। इस तरह से मान लीजिए ये मेरा एक जार ले लिया। ये जार, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वोल्टामीटर। इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। ये वोल्टामीटर में हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, जिसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। ये सब इलेक्ट्रोलाइट भर लेते हैं, इसको कहते हैं क्या? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। अब इसमें विद्युत अपघट्य में दो लीड लगा लेते हैं, जो एक यहाँ से आ जाता है
एक ये लीड हो जाता है, दूसरा ये लीड हो जाता है। एक से लीड का कनेक्शन निकाल देते हैं, जो ये कैथोड हो जाता है और दूसरा ये एनोड हो जाता है। इसे माइनस से शुरू करते हैं, इसको प्लस से दिखा देते हैं। जो प्लस वाली है इसी पर धारा की प्रवाहित की जाती है और इसकी जो संरचना होती है जो माइनस की ओर आकर्षित करने लगता है। ये एक तरफ के होते हैं। और इसे देखने के लिए फिर से अगर इसमें आवश्यक तत्व क्या क्या है तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसका आवश्यक होता है वोल्टामीटर। ये वोल्टामीटर होता है, वोल्टामीटर। उसके बाद क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। फिर आगे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में अब आ जाता है कि दोनों टर्मिनल्स हो जाते हैं। टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल्स में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एक हो जाता है एनोड, दूसरा हो जाता है कैथोड। ये कैथोड हो जाता है। और एनोड क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। जिसे प्लस वाले को धन आयन भी कहा, एनोड को धन आयन भी कहा जाता है और कैथोड को ऋण आयन भी कहा जाता है। इसकी जो धारा प्रवाह होती है ये धन आयन से ऋण आयन की तरफ चलता है और ऋण आयन से धन आयन की तरफ आता है, मतलब बाहर के युक्त में है। सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टामीटर क्या है। वोल्टामीटर किस तरह से है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोलाइट आपका H2SO4 है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए H2SO4 है। और उसके बाद देखते हैं कि वोल्टामीटर कौन कौन सी एक्टिव पे काम करता है, कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या। वोल्टामीटर, ये वोल्टामीटर एक पात्र है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को संजो के रखते हैं, भर के रखते हैं। उसमें दोनों टर्मिनल्स रहते हैं, आयंस रहते हैं, वो सब उसमें वोल्टामीटर एक पात्र है। तो वोल्टामीटर क्या है, एक पात्र है। वोल्टामीटर एक पात्र है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की क्रिया की संपन्न किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट क्रिया की संपन्न की जाती है। उसका कार्य क्या है, वोल्टामीटर का कार्य क्या है, इसका कार्य यह है कि आवेश का अंतर। वोल्टामीटर का काम क्या है, आवेश का अंतर, आवेश का अंतर। और दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य ये है, दूसरा कार्य क्या है कि कूलम्ब आवेश। दूसरा कार्य क्या है, कूलम्ब आवेश। कूलम्ब आवेश को मापने हेतु प्रयोग में किया जाता है। दूसरा क्या है, कूलम्ब आवेश मापने हेतु किया जाता है। वोल्टामीटर पात्र है, वोल्टामीटर एक पात्र है जिसका काम क्या है, आवेश को, आवेश का अंतर बताता है और आवेश कूलम्ब का दो तरह के कार्य करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें अब इलेक्ट्रोलाइट की धारा प्रवाह कैसे करती है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रवाह करने के कारण इसमें जैसे H2SO4 है, इसमें H2SO4 किस तरह से काम कर रहा है, तो H2SO4 जो है वो एक धारा है। मान लीजिए H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे क्या करते हैं, H2SO4 जो है ये H2SO4 धारा प्रवाहित, ये H2SO4 धारा प्रवाहित किया जाता है। H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के लिए धारा प्रवाहित किया जाता है एनोड से। इसका अलग अलग आयन में विभक्त होकर जिससे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी कहा जाता है, विभक्त हो जाता है और इसे ये रासायनिक प्रभाव का कहा जाता है, ये रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, अभी हम लोग इससे पहले भी बताया कि सेल एंड बैटरी किसके प्रभाव पे काम कार्य करता है, तो रासायनिक प्रभाव पे कार्य करता है। तो रासायनिक प्रभाव होता कैसे है, आइए हम देख लेते हैं। रासायनिक पदार्थ होता कैसे है, जैसे जब इस पे इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है तो दोनों जब आयंस विभक्त होंगे तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस आयन में विभक्त हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, H2SO4 माइनस आयन में क्या हो जाएंगे, ये विभक्त हो जाएंगे। तो जब ये दोनों विभक्त हो जाएगा तो ये जब विभक्त होगा तो ये प्लस वाली जो
है ये इधर कैथोड की ओर चलेगा, ये कैथोड की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा? ये कैथोड की ओर। अपना ये आवेश देकर H प्लस जो आयन है, अब ये जो कैथोड की ओर जाएगा, ये अपना H प्लस आयन देकर, ये H प्लस आयन देकर कैथोड का अपना आवेश देकर हाइड्रोजन गैस निर्माण कर लेता है। क्या करता है? ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है। ये जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन कैथोड को अपना आवेश देकर, H प्लस आयन को अपना आवेश देकर, ये धन आयन H प्लस आयन H प्लस आयन कैथोड को अपना आवेश देकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है, निर्माण करता है। तब अब ये जब यहाँ से प्लस की ओर से इधर माइनस की ओर आवेशित करने लगा, तो अब यहाँ से मुक्त क्या हो जाता है? हाइड्रोजन गैस निर्माण होने लगती है। जब हाइड्रोजन गैस निर्माण हो जाता है तो फिर बचा क्या है? तो SO4 बचा है, SO4 बचा है, SO4। जब ये SO4 माइनस आयन है, तो जब SO4 माइनस आयन है तो फिर ये पुनः क्रिया करके फिर क्या बन जाता है? H2SO4, जो ये एनोड की तरफ रहता है, ये एनोड की तरफ चला जाता है। तो H2SO फिर क्रिया करके H2SO4 बन जाता है। मतलब किस तरह से बनता है, आइए आपको हम बता देते हैं कि H2SO4 फिर से कैसे बना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ होता है कि अगर किसी चीज़ का बैलेंस अगर कम पड़े तो बैलेंस करने के लिए हम किसी भी संख्या को अपना अलग से बैठा सकते हैं, जिस तरह से ये है। अब ये कह रहा है कि हमको भाई H2SO4 चाहिए, या हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लिया कौन? कैथोड, प्लस SO4 का निर्माण कर, सल्फेट का निर्माण कौन कर लिया? एनोड। मतलब ये हाइड्रोजन गैस निर्माण कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का मुक्त करेगा। जब एनोड गैस ऑक्सीजन को गैस को निर्माण करता है, ये देख ले, दोनों को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे हमारा कितना 4H हो गया, और यहाँ पे मेरा 2 सल्फर है और 8 ऑक्सीजन है। तो फिर हम क्या करेंगे? एक 2H को ले लेंगे और SO4 को ले लेंगे, तो मेरे पास कितना चला गया? अब फिर मेरे पास बचा क्या? 2H2N4, तो फिर 2H2SO4। फिर हमारे पास बच रहा है क्या? हम देख लेते हैं थोड़ा सा रिएक्शन देख रहे हैं, तो हमारे पास हो जा रहा है यहाँ पे 2HSO4 हो जा रहा है। जब 2HSO4 हो जा रहा है तो फिर हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचेगा? मतलब 2 ऑक्सीजन और बच जा रहे हैं। मतलब हमारे पास 2 4 दूनी का 8, ये ऑक्सीजन हमारे पास बच कितना रहा है? वो यहाँ पे O2 ऑक्सीजन अलग कर ले रहे हैं। अगर O2 कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे 6 हो जाता है, मतलब ये ऑक्सीजन का ये निर्माण कर लेता है। ऑक्सीजन एनोड ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है, ये ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर लेता है। तो ये हुआ इसका वोल्टामीटर का। अब आगे देखते हैं कि ये वोल्टामीटर किस चीज का बना होता है। तो वोल्टामीटर ये पात्र जो है, वोल्टमीटर जो पात्र है, ये बना होता है कांच का, कठोर रबर का, चीनी मिट्टी का, और एबोनाइट का। ये 4 चीज से जो है वोल्टामीटर बना होता है। इसके ये 4 पात्र हैं, ये वोल्टामीटर बना होता है। इन सभी का जो इसमें क्या होता है? ये जो चारों चीज है, कांच, कठोर रबर, चीनी मिट्टी, एबोनाइट, इन पे रासायनिक क्रिया जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट पर इसका कोई प्रभाव, जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट हम किसको माने हैं? H2SO4 का। ये जो जिसका है इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आते हैं आगे, क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, जो विद्युत अपघट्य है इलेक्ट्रोलाइसिस, वो विद्युत अपघट्य।
आपको बताते हैं आगे विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि यह जो है एक पात्र में भरा रहता है, यह पात्र में भरा रहता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है यह पात्र में भरा रहता है और ये जो पात्र है इसमें क्या होता है? इसमें अम्ल के रूप में या अकार्बनिक पदार्थ के रूप में रहता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का क्रिया का संपन्न कराया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट क्रिया का संपन्न कराया जाता है। और उसके बाद ये जो है विद्युत का सुचालक होता है। जो अम्ल या अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं, जिनमें या फिर इस तरह से भी है कि जो कार्बन एक अशुद्ध जल, स्प्रेट, अल्कोहल, ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइट का जो संपन्न क्रिया नहीं होने देता है और ये जो है विद्युत का कुचालक है। इसमें कोई कार्य नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कोई प्रभाव नहीं हो पाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसमें प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाहित उसमें नहीं हो पाती है। धारा जो प्रवाह होगा उसमें अम्ल के रूप में, जो अम्ल और अकार्बनिक पदार्थों में ही धारा प्रवाहित कर रही है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट की क्रिया संपन्न कराई जा सकती है। लेकिन जो कार्बनिक, अशुद्ध जल, स्प्रेट, अल्कोहल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की क्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकती है। इसलिए जो है विद्युत का कुचालक है। अब इसमें क्या है कि अब जो अशुद्ध जल भी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट भी हो गया, वोल्टामीटर हो गया, अब इसके बाद क्या है? टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स है क्या? जो इलेक्ट्रोलाइट में जो डूबे हुए एनोड और कैथोड, ये दोनों क्या है? टर्मिनल्स है। ये टर्मिनल्स होते कैसे हैं? दोनों टर्मिनल्स है कैसा? ये कलर इनका कैसा होता है? दोनों टर्मिनल्स का कलर कैसा होता है? टर्मिनल्स एक होता है एनोड, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। इसका रंग लाल होता है और ये क्या होता है? काला होता है। इसे हम लोग अपने बैटरी में भी जैसा कि देख लेते हैं कि एक तरफ लाल होता है तो दूसरी तरफ काला होता है। हमें आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन काला है, कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है और ये काला होता है। तो एनोड क्या है? एनोड जो है इस पे इसका क्या है? जो विद्युत अपघट्य में एनोड पर जो विद्युत अपघट्य में विद्युत का प्रवाह करता है उसे एनोड कहते हैं। एनोड का परिभाषा यही है, जो विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह करता है वो एनोड है। जो धारा आवेशित कर देता है वो कैथोड है। तो कैथोड का गैसेस का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे इससे पीछे में बताया कि H2SO4 जो है, जब H2SO4 दोनों विभक्त हो जाते हैं, जब ये H2SO4 दोनों आयन से विभक्त हो जाते हैं तो H प्लस जो आयन होंगे वो कैथोड के साथ अपना आवेश देकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है। जबकि वहीं पर SO4 जो है एनोड आयंस पर पहुंचकर जल के साथ क्रिया करके फिर पुनः H2SO4 का निर्माण कर देता है और उसमें ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर लेता है, बना भी देता है। उसमें अम्ल एक जिसे H2SO4 का गंधक का अम्ल भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं, या हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। इस हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 का कहा जाता है। जैसे कि आपको H2SO4 अगर दोनों अलग अलग आयंस में विभक्त हो जाए तो H2SO4 जो है एनोड है। H2SO4 में H प्लस आयन कैथोड से अपना आवेश देकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है और एनोड पर SO4 पुनः अपना आवेश देकर पहुंचकर जल से क्रिया करके पुनः गंधक का अम्ल तथा ऑक्सीजन का निर्माण कर लेता है। H2SO4 बन जाता है, फिर ऑक्सीजन का निर्माण करता है।
तो ये रहा एनोड और कैथोड तक का। अब ये आगे आता है कि अगर इसमें H2SO4 क्या है, जो जैसा अभी तो आप सुनिए कि एस प्लस आयन और प्लस SO4 आयन से जो एस प्लस आयन और SO4 माइनस आयन जो है ऋणात्मक और धनात्मक जो है दोनों आयन में बहुत होता है, उसके साथ जब क्रिया करके पुनः फिर हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट नहीं जाता है का अम्ल बन जाता है और ऑक्सीजन का निर्माण कर लेता है। तो फिर अब आती है बात की चार्जिंग का। तो अब चार्जिंग कैसे किया जाता है, इसका चार्ज कैसे होता है। बैटरी का हम लोग चार्ज कर लेते हैं, तो बैटरी अगर मान लो किसी का हम चार्जिंग देखना है तो कैसे देखेंगे चार्जिंग का। तो चार्जिंग में कैसा होता है, इनपुट हो या आउटपुट हो, लेना हो या फिर देना हो, लेना हो या देना हो, दोनों ही सूरत में, दोनों ही क्रिया में, जब दोनों ही लेना हो या देना चार्ज किया जाता है तब भी डीसी की जरूरत पड़ती है, तब भी डीसी की सप्लाई की जरूरत पड़ती है, या आउटपुट मिलती है तब भी ये डीसी सप्लाई की जरूरत दिया जाता है इसे। अब जैसे सपोर्टेड मान लें अगर आपका मोबाइल चार्जर है या फिर जिससे हम बैटरी चार्ज करते हैं उसमें युक्ति लगा होते हैं, जिसमें होते हैं क्या बोलते रेक्टिफायर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, जो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों काम करते हैं, रजिस्टर होता है। तो ये सब तीनों के मिलने की वजह से हमें डीसी, जैसे मोबाइल का कांच है, जैसे हम लोग का मोबाइल में 5 एम्पियर की जरूरत पड़ती है, तो मोबाइल के 5 एम्पियर भाई चाहिए। अगर हमारे घर में अगर 20 मिली एम्पियर्स आ जाए तो उससे हमें जान का खतरा भी है। अगर 90 वोल्ट तक पहुँच जाए, 90 वोल्ट से भी अधिक जाए तो हमें जान का खतरा है। या 220, हम लोग के घर में तो 220 ही वोल्ट आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का मोबाइल पर अगर फ़ोन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह चार्ज लगा के हम लोग बात करते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि मोबाइल चार्ज नहीं होता तो निकाल के लीड को हम लोग अपने जुबान पे या मुंह में डालकर देख लेते हैं कि लाइट आ रही है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को महसूस नहीं होता है कि हमें लाइन मार रहा है, बस सिर्फ हमको ये पता चलता है कि हाँ उसमें लाइट आ रहा है, वो हमको 5 एम्पियर चाहिए। लेकिन कैसे, उसमें रजिस्टर के कारण ट्रांसफॉर्मर जो स्टेप अप स्टेप डाउन, अगर हाई वोल्टेज है तो डाउन कर देता है, डाउन कर अप कर देता है, और रेक्टिफायर इस वजह से ताकि हमें 5 एम्पियर की धारा मिल जाए और इससे हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए। और बैटरी को चार्ज होगा या नहीं हुआ उससे चेक करने के लिए चार्जिंग को पता कैसे किया जाता है, वो किससे किया जाता है, हाइड्रोमीटर से। बैटरी की चार्जिंग का पता किससे किया जाता है, हाइड्रोमीटर से। बैटरी का चार्जिंग का पता, जो बैटरी का चार्जिंग का पता वो क्या है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से पता किया जाता है, क्या है वो, हाइड्रोमीटर से पता किया जाता है चार्जिंग का, कि हाइड्रोमीटर से चार्जिंग का पता किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों स्टूडेंट्स, आप लोग ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस लिखें और मुझे इस 3 क्वेश्चंस में अपना आंसर शेयर करें और रोल नंबर के साथ और अपना नाम सेक्शन के साथ अपना आंसर भेजें। क्वेश्चंस पहला नंबर है, निम्न में से निम्न में से निम्न में से निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा संकेत निम्न में से कौन सा संकेत बैटरी को निम्न में से कौन सा संकेत बैटरी को संकेतित करता है, संकेतित करता है। पहला नंबर आपका ए ऑप्शन है, ये। दूसरा तीसरा चौथा
माइनस है। ये आपको इसमें इसका पहले का आंसर बताना है। आप इसके साथ अपना रोल नंबर और आंसर और नाम तीनों लिखकर सेंड करना है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। पहला ऑप्शन, निम्न में से किसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा ऑप्शन कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन कार्बोनेट। तीसरा अम्ल, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। ये दो क्वेश्चंस का आप लोग आंसर मुझे सेंड करें, या फिर आंसर अपना रोल नंबर के साथ ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेंड करें, और जहां समझ में ना आए मुझसे पूछ लें और मुझे बताएं कि कहाँ समझ में नहीं आया, और फिर मैं उसे दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।